आज के मुद्दे की। गुरुवार देर रात का समय था और जगह थी उज्जैन का तराना। किसी मामूली सी बात को लेकर दो समुदायों में बहस हो जाती है। ऐसी बहस जो बातचीत से सुलझ सकती थी, आराम से सुलझ सकती थी, लेकिन एक समुदाय के कुछ लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के नेता सोहेल ठाकुर पर हमला कर दिया। इसमें सोहेल ठाकुर और उनके कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते छोटा सा विवाद फसाद में बदल गया। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ कर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन की मांग की। और यहां तक भी सब ठीक था, लेकिन शुक्रवार की सुबह सब शांत दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा, विवाद वैसे वैसे गर्मा गया। जुमे की नमाज के बाद हिंसा की आग और भड़क गई। घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई, शीशे तक तोड़ दिए गए। कुल मिलाकर दंगा फैलाने की साजिश थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। कई थानों की पुलिस को बुला लिया गया, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं हो पाया। बाद में जैसे तैसे स्थिति को संभाला गया। अब यह सब कैसे हुआ? किसने एक चिंगारी को हवा देकर हिंसा भड़काने की कोशिश की? कौन है जो शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश में लगा है? आज इस पर हम हार्ड डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तोड़फोड़, पथराव, तराना में फैला तनाव। आप देखो प्रशासन चोली पहनेगा, ये रोज क्या करके गए हैं? अभी एकदम बच्ची चली आए, हमारे घर में काल खोल देगा, लेडीजों ने है। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं। कल रात को भी 12 बसों में तकरीबन तोड़फोड़ हुई थी, 12 से अधिक बसों में, और उसके बाद में फिर शांति थी। फिर आज दिन में भी माहौल ठीक था, और ये इसके बाद में 2-2:30 बजे के बाद में ये तनाव बढ़ा है वापस। छोटा सा झगड़ा, किसने माहौल बिगाड़ा? मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि सख्ती से कार्रवाई हो। पहले तो ये हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे को भी टारगेट करने लगे, संघ के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने लगे और भीड़ इकट्ठी करके पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। पहले किसने किसको मारा, पहले कहां से शुरुआत हुई, ये जांच का विषय है। जिला प्रशासन इस बात पर गंभीरता से और सरकार इस पर गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग डराने और दबाने का भी काम कर रहे हैं। 15 आरोपी गिरफ्तार और कितने किरदार? ऐसा है कि लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, इसमें कानून व्यवस्था को कौन कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा और कैसे अमन चैन कायम होगा मध्य प्रदेश का? ये शांति के टापू को जो है लोग आग का टापू बनाने में लगे हुए हैं। अपने हाथ में लेने का काम कर रहा है, उपद्रव करने का काम कर रहा है, दंगे करने का काम कर रहा है, पत्थरबाजी अगर करने का काम कर रहा है तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी और उसकी जगह जेल की सकीटें। आधी रात को दो समुदायों के बीच एक मामूली सा विवाद हुआ, लेकिन सुबह होते होते ये बवाल तनाव में बदल गया। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जमकर बवाल हुआ। हालात ऐसे हो गए कि कई थानों की पुलिस तैनात की गई, तब जाकर कंट्रोल हुआ। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब सवाल ये कि आखिर किसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की? आज उसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि दंगा फैलाने की कोशिश थी, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा यह कि सब जांच का विषय है, किसने पहले हमला किया, कौन इसका दोषी है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में सबको शांति बनाए रखने की जरूरत है। उधर हिंसा के बाद तराना को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालात अभी काबू में है, लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 कि छोटा सा विवाद था तो फिर आखिर इतना फसाद कैसे हो गया?
सवाल नंबर 2, बातचीत की जगह आखिर तराना क्यों सुलगा? सवाल नंबर 3, क्या तराना में दंगा फैलाने की कोई कोशिश थी, कोई साजिश थी? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए। मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर हमारे साथ कनेक्ट है। प्रेमानंद महाराज, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट है। रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो शुरुआत है मैं चंद्रशेखर तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी, और पक्ष रखिए कि क्या है, छोटी सी बात हुई, आपस में बात करके मामले को शांति से सुलझाया जा सकता था। आखिर क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा हो गया जो इतना बवाल काट दिया गया, बसों को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, क्या हुआ है सर ये सब? देखिए, ऐसा है पूजा जी कि हम लोग तो वैसे भी ज्यादा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी तो हिंदू समाज के ही पास है ना। हम जैसे हिंदू का काम करने वाले लोग टारगेट पर हैं, क्योंकि हम समाज में जो है हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। लव जिहाद की घटना होती तो हम प्रखरता से उसे उठाते हैं, सनातन धर्म पे कोई आरोप होता हम उसे उठाते हैं, गौ हत्या होती हम उसे उठाते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए हम टारगेट पे हैं। तो आप अगर छोटी सी बात को अगर बातचीत से निपटाया जा सकता था तो हमारे बजरंग दल के पदाधिकारी के ऊपर हमला करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? और हमला किया उसके बाद जुमे की नमाज में जब मुस्लिम समुदाय एकत्रित हुआ होगा, स्वाभाविक है एकत्रित होकर वहां से प्लानिंग हुई, प्लानिंग होने के पश्चात जो है वो उसको दंगा का रूप दे दिया गया होगा। तो ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है ना, और यही करने की इनकी मंशा है। आप देखिए किस प्रकार से कहीं भी आप देखेंगे तो कितनी घटनाएं हैं आपके सामने हैं, जिसमें अभी भोपाल की तत्काल की घटना है जो एक पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग करने को लेकर पूरा मुस्लिम समुदाय, उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे, उनके लोग तलवारों डंडों से लेकर उस हिंदू लड़की पर हमला किया गया। आपके सामने आपके चैनल पर भी उसे प्रमुखता से उठाया गया था। तो आप बताइए कि ऐसे इसमें कौन दोषी है? इनके ऊपर जो दोषी हैं इनके ऊपर एनएससी की कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर इनको दंडात्मक जो है एफआईआर करके एनएससी की कार्रवाई। ठीक है तिवारी जी, मेरे कुछ और भी सवाल है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे जो अन्य मेहमान है मैं एक एक करके सबके पास चली जाती हूँ। मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर जी हमारे साथ। इमरान जी, क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? दो समुदाय के लोग आपस में इतने बुरे तरीके से भिड़ जाते हैं, मतलब क्या कोई जंग का मैदान है? क्या है आपस में सामाजिक सौहार्द बनाकर क्यों नहीं रहा जा सकता? ऐसा क्या बवाल कट गया था वहां पर? पूजा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब मामला सेंसिटिव होता है तो उस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उनकी ये जवाबदारी बनती है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करे और वहां के क्षेत्रों के लोगों को समझाए। अब मैं आपको इस बात में समझाना चाहता हूं, हम उस दौर में आके जी चुके हैं कि जहां पर दो लोगों की निजी लड़ाई को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश सभी दूर से की जाती है। दो लोगों के बीच पैसे का विवाद हो सकता है, दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, दो लोगों के बीच बस संचालन का विवाद हो सकता है, दो लोगों के बीच दुकान संचालन का विवाद हो सकता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब अपनी दाल नहीं गलती है, तो ये दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये लोग अपने आप को फिर धर्म का चोला ओढ़ते हैं कि मैं हिंदू था तो मेरे साथ ये हुआ, या मैं मुस्लिम था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर ये वहां पर धर्म को बीच में लाकर प्रदेश का, देश का, शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं। देखिए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं ऐसे मौके पर चाहे दंगा कोई करे, गाड़ी जो भी फोड़े, जो तलवार जो भी लहराए, आप जो विजुअल दिखा रहे हैं उसके अंदर, ये जो भी लोग हैं जिस धर्म जाति समुदाय से आते हैं, प्रशासन को चाहिए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भाई, हमारे प्रदेश के मुखिया का एक गृह जिला है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के यहाँ पर इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल है तो सोच के चलिए प्रदेश के दूसरे जिलों की क्या हालत होगी। तो मेरी यह निवेदन शासन प्रशासन से है कि चाहे जो भी व्यक्ति दंगा करने में, माहौल खराब करने में, उपद्रव करने में आगे हो, चाहे वो किसी धर्म जाति समुदाय का हो, उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, यही मेरी मांग है। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी,
एक बड़ी अच्छी बात मुझे इमरान जी ने जो कही उसमें से ये लगी कि अगर दो लोगों की आपसी लड़ाई होती है, बहुत अहम है ये, मैं इस मुद्दे के अलावा भी बात कर रही हूं, अगर दो लोगों की आपसी लड़ाई है, हर बार उसे धर्म की लड़ाई में तब्दील कर देना, संप्रदाय की लड़ाई में उसको बदल देना, ये कहां तक जायज है? देखिए पूजा जी, राष्ट्र का नुकसान तो राष्ट्र का नुकसान है, चाहे उसको कोई भी करे। परंतु मेरा ये कहना है कि यहाँ मैं चूंकि उज्जैन में ही मेरा स्थान है, अर्जी वाले हनुमान मंदिर उज्जैन, तो मैं और यहाँ के ही मुख्यमंत्री हैं। जैसा इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये होगा तो अन्य प्रदेश में क्या होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जिला जो है उनके प्रशासन के कारण पूर्णतः सेफ है, परंतु कुछ आतंकवादी लोग इस जिले में प्रवेश कर गए हैं मुख्यमंत्री जी के जिले को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आगामी कुंभ भी यही होना है। तो इन सब बातों के कारण कुछ आतंकवादी लोग यहाँ घुस गए हैं। प्रशासन के जो कलेक्टर एसपी हैं, आज मेरी दिन में दोनों से बात हुई, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और निश्चिंत रहें, एक एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि कुछ आतंकवादी लोग अगर घुस गए तो सीधे सीधे तौर पर प्रशासन का फेल्योर है ना? नहीं, फेल्योर प्रशासन का नहीं है। तो क्या है? देखिए सुन लीजिए मेरी बात कि ऐसा नहीं है, यहाँ से राजस्थान की सीमा बहुत नजदीक है, तो यहाँ से कोई भी घंटे भर में कहीं भी प्रवेश कर सकता है, परंतु और आके तुरंत इस तरह की दंगा फसाद, एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को जख्मी करना, फिर जुम्मे की नमाज के बाद सामूहिक हिंसा फैलाना, तो ये आतंकवाद की निशानी है। ठीक है प्रेमानंद महाराज जी, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। परंतु मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह की खबर का इंतजार करिए। ठीक है, मैं डॉक्टर राम पांडे आपके पास आऊंगी, लेकिन उनसे पहले रुद्र प्रताप सिंह जी, आपसे एक प्रतिक्रिया मैं इस पे इसलिए भी चाहती हूँ क्योंकि बार बार देखिए, अगर ये कहा जा रहा है मैं किसी कोई भी समुदाय हो, चाहे पहल किसी की भी तरफ से की गई हो, मैं कोई नहीं होती यहाँ इल्जाम लगाने वाली, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन जिसकी भी तरफ से पहल की गई, जिसने भी हिंसा की शुरुआत की, दूसरा व्यक्ति या दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पास एक विकल्प था पुलिस के पास जाने का, कानूनी वहां पर मदद लेने का, बजाय कि इसके तोड़फोड़ करने लग जाओ आप, बसें जलाने लग जाओ आप, और फिर उसके बाद जो तनाव आज फिर से होता है। सर, क्या कहेंगे आप इस स्थिति को लेकर? देखिए पूजा जी, ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि अब ये आम चलन सा हो गया है। जो कुछ लोग राजनीति से संबंधित लोग हैं, दोनों पक्ष के लोगों को, उनके लिए एक अवसर का काम करता है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पे कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी विकास के कार्यों में संबंधित हैं, लेकिन जो ऐसे मुद्दे होते हैं उस पर उनकी राजनीति चमकती है, उस पर उनको बोलने का मौका मिलता है, टीवी पे आ जाते हैं। तो ये एक फैशन सा हो गया है पूरे देश में। कभी भी आप देखेंगे जब धार्मिक उन्माद की बात होगी तो उसमें बहुत तीखी प्रक्रिया होंगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे, दोनों तरफ के पक्ष के लोग होंगे, और वो अपनी राजनीति को उसी पे चमकाते हैं। तो ये एक आम चलन सा हो गया है जो देश के लिए बहुत भयावह हो गया है। कारण क्या है? चाहे घटना के बाद आप देखिएगा, इस घटना के बाद जो भी कार्रवाई करेगी प्रशासन करेगी, जो लोग दोषी होंगे उसमें होगा, लेकिन पूरा देश इस पे बोलेगा। पूरे देश के लोग जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जिनकी राजनीति धर्म के आधार पर चल रही है, उनके बयानबाजी होंगे, लेकिन वो वास्तविकता में उस जगह के क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, आपसी समन्वय किस तरह से बिगड़ रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो आज का जो ये चलन हो गया है ना कि एक कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर आप बयानबाजी करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, जमीनी कामों के बदले आप इस तरह से आप फेमस होना चाहते हैं, एक आम सा चलन हो गया। किसी भी तरीके का आप देखेंगे जो ऐसी घटनाएं होती हैं, एक बहुत आसान सा हो गया है कि लोग मैं आती हूँ चंद्रशेखर जी, उन्हें बात रखने दीजिए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। रुद्र प्रताप जी, आपकी बात का मैं खंडन मैं आ रही हूँ सर, आप फिर कीजिएगा खंडन उनकी बात का, आपको मौका दूंगी, आप सब प्लीज कंप्लीट कीजिए। पूजा जी, ये कोई बात पूजा जी, जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, आप उसमें गौर करिएगा, उसमें दोनों पक्ष, चाहे कोई भी पक्ष होते हैं, उस पक्ष के युवाओं को ही आप देख रहे हैं कि आपस में टकरा रहे हैं, उनके और मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन एक अगर धर्म विशेष की कोई बात आ जा रही है तो उसको बहुत तेजी से प्रसारित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, और उस पर राजनीति करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये जो माहौल बना है ना, आप देखेंगे पूरे देश
इसमें आप उन्हीं लोगों को जानते होंगे, उन्हीं लोगों को पहचानते होंगे कि जिनकी राजनीति धर्म के आधार पर है, जो धार्मिक कट्टरता को फैला रहे हैं, कहीं के ऐसे मुद्दों पर जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या देश में बढ़ी है। तो ये जैसे अभी एक बात हुई ना कि अगर कोई भी मामला होता है, कोई भी विवाद होता है, तो दोनों पक्ष के जो लोग वरिष्ठ लोग होते हैं, समाज के जो लोग उसमें बड़े लोग होते हैं, उसको बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसकी स्थिति इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो लोगों की वहां राजनीति चमकती है, उस मुद्दे को दोनों तरफ से उकसाते हैं, तभी उनका घर चलेगा, उनकी राजनीति चलेगी। तो ये जो एक फैशन बना है देश में, ये सबसे दुखद है, इसको नहीं होना चाहिए। आप कोई भी मुद्दा हो सकता है भाई, जहां वहां के आसपास के रहने वाले लोग हों, एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोग भी जहां रहते हैं एक दूसरे को जानते हैं, कौन उसमें किस तरह के स्वभाव का हम लोग जानते हैं, तो उस चीज का निराकरण वो लोग बैठ के कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई नहीं आगे आएगा। आपने देखा होगा इसमें राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक व्यक्ति जिनकी पहचान सिर्फ धार्मिक होती है, उनके बयान आ जाएंगे और वो बयान वहां असर दिखाई देंगे। उसकी प्रक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। इस वक्त एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए एक ही मेहमान क्योंकि मौजूद है, डॉक्टर राम पांडे। माफी के साथ सर आपके पास आ रही हूं, बहुत देर हो गई है। डॉक्टर राम पांडे, इस पूरे मसले को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जैसा कि रुद्र प्रताप सिंह भी कह रहे हैं कि भाई राजनीति चमकाने के एवज में हो क्या रहा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ रहा है। आपस में जो मसले सुलझाए जा सकते हैं वो सुलझाए नहीं देने दिए जा रहे हैं और बल्कि विवाद बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि 2014 से ये लगभग रोज ही हो रहा है। मैं जब से प्रवक्ता बना हूं तो मेरी हर दूसरे दिन जो डिबेट होती है वो इसी टॉपिक पर होती है। बोला जाता है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन मेरी हर दूसरे दिन डिबेट इसी सब्जेक्ट्स के आसपास घूमती है और 2014 से हो रहा है, लेकिन समाधान पर चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, जब इतना मामला बढ़ चुका है, हर जगह तनाव है, हर जगह नफरत है, तो क्यों नहीं हम उसके समाधान पर चर्चा करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं करते हैं। ये बात मुख्य सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला है कि कलेक्टर को जब तक पैसा नहीं मिले तो काम नहीं करता है। 50% हमारे पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जब रोज ये हो रहा है तो फायदा किसको हो रहा है? आप देखिए ना, यदि मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता है तो फायदा किसको होता है? हिंदू पर अत्याचार होता है तो फायदा किसको होता है? अब जैसे हिंदू उत्सव समिति के लोग हैं, बजरंग दल के भी मुझे सुन रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी सुन रहे हैं, साधु महात्मा भी मुझे सुन रहे हैं। तो जब हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा है, तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू उत्सव समिति के लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे। 250 साधुओं को पकड़ कर खींच कर पीटा जा रहा है। हिंदुओं से ये पूछा जा रहा है आप हिंदू हो क्या? शंकराचार्य से ये पूछा जा रहा है आप हिंदू हो क्या? फिर मोहन यादव जी की बात करता हूँ, उज्जैन से हैं और उज्जैन के रहने वाले हैं, इंदौर के वो प्रभारी हैं, गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री के अंदर ही ये सारी व्यवस्थाएं आती है। अब 15 बसें जला दी गई तो पुलिस क्या वहां खड़ी खड़ी देख रही थी क्या? भाई 15 बसें जल रही हैं तो पुलिस ने उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया? अभी भोजशाला का ये विवाद चल रहा था, क्या ये सरकार नहीं निपटा सकती थी? जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो काम तो सरकार भी कर सकती थी, हिंदू मुस्लिम दोनों को बिठाकर कि ठीक है भाई 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ लेंगे, बाकी पूजा कर लेंगे। लेकिन सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आपस में लड़ाना चाहती है। यदि भोजशाला को हम एक प्रमाण के रूप में रख देते, हिंदू मुस्लिम साथ में करते, गीता और नमाज एक दूसरे को भेंट करते, हिंदू मुस्लिम के सौहार्द के सम्मेलन बुलाने लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में, आरएसएस, जितने भी इस तरह के लोग हैं, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात यह कि लोगों के दिमाग में 2014 से हिंसा डाल दी गई है, लोगों को हिंसक बना दिया गया है। ठीक है, मतलब 2014 से पहले कोई हिंसा नहीं होती थी सर, एकदम शांति व्यवस्था कायम थी आपके हिसाब से, है ना सर? ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, एक तो मैं राम पांडे जी से असहमत हूं। वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, भोज की बात इन्होंने करी है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मुद्दा दूसरा है, लेकिन भोज की बात कह रही है तो मैं उस पर भी बात करूंगा। संयोजक रहा हूं। भोजशाला में जब बाघ देवी की प्रतिमा है, जहां पूजन होती है, जिस स्थान पर स्त्री प्रवेश कर लेती है, वहां पर तो वहां की नमाज तो जो है वो मुस्लिम समाज में स्वीकार नहीं की जाती, मुस्लिम धर्म में।
तो वहां तो हमारे लोग पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उस जगह पे नमाज पढ़ने का तो औचित्य नहीं है। शहर से स्वागत करके आप पूरे साल जो है जुमे की नमाज पर वहां नमाज पढ़ते हैं। एक दिन बसंत पंचमी आती है और उस दिन अगर जुमा आ जाता है तो बसंत पंचमी पे आप छोड़ क्यों नहीं देते? इतनी मस्जिदें आसपास है, वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ लीजिए। पर 2 बार चर्चा कर चुकी हूँ सर, प्लीज उस मुद्दे पर नहीं। नमाज हो गई आज और आज बसंत पंचमी पर पूजा भी हो गई है, तो उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। राम पांडे जी की बात का मैं जवाब दे रहा था। आप ये बताइए, सिंह जी कह रहे थे कि ठीक है, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ, अपनी बात पे आ रहा हूँ। रुद्र प्रताप जी कह रहे थे कि राजनीति चमका लेते हैं। रुद्र प्रताप जी कह रहे थे हम लोग अपनी राजनीति चमका लेते हैं। एक बात बताइए, आपने सबसे जब डिबेट की आपने शुरुआत करी तब सबसे पहले क्या बोला? छोटी बात को अगर समझाइश से काम हो सकता था तो वही बात खत्म हो जाती, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेता को अगर हमला करेगा और हमला करने के बाद भी अगर कोई विरोध नहीं करे, उसकी जाके एफआईआर नहीं कराए, तो आप ये बताइए क्या हम लोग जूते ही खाते रहेंगे? ठीक मतलब आप हम पे हमला करते रहे समाज पे और हम उसका प्रतिकार ना करें। यहाँ भोपाल में हमारी बच्ची को मारा गया, उसके साथियों को मारा गया। रुद्र प्रताप जी आपने आवाज उठाई कि आप भी तो सनातन धर्मी है ना। चलिए हम पूजा जी राम पांडे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मुक्तेश्वरानंद जो है वो शंकराचार्य अभी नहीं है, क्योंकि उनका मामला पर बात करेंगे सर, इसी टॉपिक पर शंकराचार्य नहीं है वो, क्योंकि उनका शंकराचार्य पद ज्योतिष पीठ का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुद्दे पर बात कीजिए सर, कल जब उस टॉपिक पर डिस्कशन होगा उस पर बात करेंगे, फिर आप आज के मुद्दे को ले आएंगे बीच में। जिस मुद्दे के लिए समय दे रहे हैं सर, उस पर बात कीजिए ना। देखिए उस मुद्दे का तो मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, इमरान खोकर जी के पास जाऊंगी मैं, बहुत शांति से बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं सर, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं। इमरान खोकर जी बताइए, कह रहे हैं कि भाई एक ही समुदाय के लोग हमेशा क्यों ये उदारता दिखाएं? सामाजिक सौहार्द को बनाने का काम क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों का रह गया है? कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। पूजा जी, आपके टीवी द्वारा दिखाए गए विजुअल्स में आप देखिए कि किस समुदाय के व्यक्ति के हाथ में तलवार है, पुलिस उसको रोक रही है। किस व्यक्ति के हाथ में डंडा है, एक मकान का दरवाजा तोड़ा है, पुलिस उसको रोक रही है। इसको समुदाय में ना बांटिए। उपद्रवी होता है, दंगाई होता है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले, प्रशासन उसके ऊपर एक्शन ले। इट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फेल्योर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां पर शांति व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाई। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे और फिर समुदायों पे जाए तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे जिले में, उत्तर प्रदेश में। रुद्र प्रताप सिंह जी, कानून व्यवस्था का कितना बड़ा फेल्योर प्रशासन का आप इसमें मानते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था का तो फेलियर इसलिए हो जाता है कि अगर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, कुछ लोग तैयारी कर लेते हैं या तैयारी करके इस तरह से तोड़फोड़ करते हैं, तो व्यवस्था की उसी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर प्रशासन इस तरह के लोगों से निपटने में सक्षम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी चूक है और होना भी चाहिए। कारण क्या है कि जब चाहे दंगा कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए जब अगर कोई व्यक्ति है तो किसी समाज का नहीं होता, दंगाई होता है। और जो तिवारी जी कह रहे थे कि मैं तो दोनों लोगों के लिए कह रहा हूं कि दोनों पक्ष किसी को नहीं पिटना चाहिए। अगर कोई पिट रहा है तो उसका समाधान हम रोड पे थोड़ी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे संविधान में जो व्यवस्था करी गई, हम उसी के तहत जाएंगे। लेकिन उस पर राजनीति चमकाना, अगर मान लीजिए उज्जैन की घटना है और उसमें कहीं देश के और कोनों के जो लोग नेता अपनी बात रख रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है? और वो भी एक धर्म विशेष के आधार पर अगर आप राजनीति करते हैं तो ये चीज उचित नहीं होती, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज की बात है। तो सवाल ये उठता है कि जो मुद्दे होते हैं, असल मुद्दे पर बात होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए कि किसी के आपसी विवाद को हम धर्म के आधार पर लेकर चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उज्जैन के तराना में जो कुछ हुआ, बवाल की स्थिति, हालांकि बाद में काबू में कर लिया गया, लेकिन जुमे की नमाज के बाद फिर से हालात वहां पर थोड़े से तनावपूर्ण जरूर नजर आए हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन राजनीति लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक का समय देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।